फिल्म की शुरुआत भविष्य से होती है, जहां जमीन में बड़े बड़े सिंकहोल बन चुके हैं। ज्वालामुखी फटने के बाद इन्हीं गड्ढों से विशाल जीव निकलने लगे, जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार देते थे। थोड़े ही समय में दुनिया की 90% आबादी इन जीवों के हाथों मारी गई और इंसानों को उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिला। इन्हें रीपर नाम दिया गया। ये जीव 8000 फीट की ऊंचाई से डरते थे, पर कोई नहीं जानता था क्यों। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने लगे। वहां रहना बहुत कठिन था, क्योंकि जरूरत की चीजें बहुत कम थी। इन्हीं बचे लोगों में एक बच्चा था, हंटर। वो अपनी एक रस जिंदगी से ऊब चुका था। एक दिन वो जिज्ञासावश पहाड़ से नीचे उतर गया। जहां रीपर का खतरा था, वहां इंसान तो नहीं मिला, मगर एक रीपर उसके पीछे पड़ गया। जान बचाने के लिए हंटर पूरी ताकत से भागा और ठीक समय पर सुरक्षित सीमा पार कर ली। वो बच गया, लेकिन उसके पिता को पता चल गया कि हंटर नीचे गया था। उन्होंने गुस्से और चिंता में कहा, नीचे जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देखो, तुम्हें तो दौड़ने में भी दिक्कत होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर को सांस लेने की समस्या थी और वो हमेशा फिल्टर की मदद से जिंदा रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो और लोगों को ढूंढना चाहता है। पिता ने कहा, हंटर, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खो सकता। इतना कहकर वो अपनी साथी केटी के साथ शिकार पर निकल गया, पर शिकार के दौरान भी वो बेटे की चिंता में डूबा रहा। केटी ने समझाया कि वो बच्चा है, उसे दुनिया को जानने दो, थोड़ा खुला छोड़ो। वापसी में उन्हें प्रोफेसर नीना मिली, जो रीपर के कवच से नई गोलियां बनाने का प्रयोग कर रही थी। 3 साल से कोशिश कर रही थी, पर अब तक सफल नहीं हुई थी। रात को हंटर की तबीयत बिगड़ गई। विल तुरंत आया और उसका फिल्टर बदल दिया। थोड़ी देर में हालत सुधरी, लेकिन अब सिर्फ एक आखिरी फिल्टर बचा था। हंटर की जान बचाने के लिए विल को पहाड़ से नीचे उतरकर अस्पताल से नए फिल्टर लाने ही पड़ेंगे। खतरा जानते हुए भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने प्रोफेसर नीना से जाकर कहा कि वो नीचे जा रहा है और उसे एक सुरक्षित रास्ता मिल गया है। लेकिन नीना को विल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि नीचे कोई सुरक्षित इलाका नहीं है, इसलिए उसने नीचे जाने से इनकार कर दिया। विल ने अकेले ही जाने का फैसला किया। वो कुछ हथियार लेकर तैयार हुआ। तभी उसकी दोस्त केटी भी साथ आने लगी। विल नहीं चाहता था कि वो साथ जाए, पर केटी बोली, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं। अगर मैं हंटर की जान बचा सकूं तो यही अच्छा है। दोनों हथियार लेकर रवाना हुए और प्रोफेसर नीना दूर से इन्हें देख रही थी। आखिरकार उसने भी हार नहीं मानी और उनके ग्रुप में शामिल हो गई। उसे यकीन था कि नीचे जाकर वो काम पूरा कर सकेगी जो शहर में नहीं कर पाई थी, ऐसी गोली बनाना जिससे रीपर को मारा जा सके। ये लोग एक खास रास्ते से नीचे जा रहे थे, जहां रीपर के मिलने की संभावना कम थी। नीना ने अपना मॉडिफाइड कंपास दिखाया, जो रीपर की मौजूदगी दूर से पहचान सकता था, क्योंकि रीपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती थीं। काफी दूर चलने के बाद वे ऐसे इलाके में पहुंचे जहां रीपर का खतरा था, पर कंपास ने बताया कि आसपास कोई नहीं है, तो वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई फौजी ट्रक मिले, जो शायद रीपर को मारने आए थे, मगर खुद ही मारे गए थे। विल और केटी ने उन ट्रकों से जरूरी सामान ले लिया। यहाँ बहुत से ग्रेनेड भी मिले, जिन्हें चलाना केटी जानती थी। उन्हें लगा अब आगे का सफर थोड़ा आसान होगा। नीना को वहीं एक बड़ा जीव का टुकड़ा मिला, जिसके सैंपल इकट्ठे करके वो उनकी बनावट समझना चाहती थी, ताकि रीपर को खत्म करने का तरीका खोज सके। इसी बीच केटी ने नीना से बहस शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी दोस्त और विल की पत्नी की मौत की वजह नीना ही थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि माहौल भारी हो गया। तभी अचानक दूर से रीपर जैसी आवाज आई। सब घबरा गए, पर जाकर देखा वो रीपर नहीं, घोड़ों का झुंड था। उन्हें हैरानी हुई कि रीपर जानवरों को नहीं मारते, सिर्फ इंसानों को। अब वे चेयरलिफ्ट की ओर बढ़े, जहां से सफर का अगला हिस्सा पूरा होना था। वहां पहुंचकर नीना को महसूस हुआ कि कंपास पर रीपर का संकेत मिल रहा है। चारों ओर देखने पर उन्हें एक पेड़ के पास हरकत दिखी। रीपर वहीं था। जान बचाने के लिए तुरंत भागना जरूरी था। विल और नीना चेयरलिफ्ट में बैठ गए, जबकि केटी उसकी बिजली सप्लाई चालू करने लगी। रीपर उसके करीब आता जा रहा था और केटी डर से कांप रही थी। घबराहट में केटी ने रीपर की तरफ एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, पर रीपर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तुरंत उन्होंने चेयरलिफ्ट चालू की और भागने लगे। दूसरी तरफ केटी चेयरलिफ्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो टॉवर से कूदकर चेयर पर पहुंचने वाली थी, मगर छलांग थोड़ी चूक गई। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि विल ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। रीपर अब उनके बिल्कुल पीछे था और चेयरलिफ्ट की केबल्स को बुरी तरह झटका दे रहा था।
जोर से हिलाने पर केबल टूट गई और उनकी चेयरलिफ्ट नीचे गिर पड़ी। जान बचाने के लिए वे फिर उसी रास्ते लौटने लगे जहां ऊंचाई थी और रीपर नहीं पहुंच सकते थे। घर बहुत दूर था, इसलिए वे पास के एक रेस्टोरेंट में रुक गए। वहीं तीनों ने बातें शुरू की। प्रोफेसर नीना ने बताया कि जब ये राक्षस पहली बार आए तो कुछ ही दिनों में दुनिया की 95% आबादी को खत्म कर दिया। ऐसा लगता था जैसे वे सिर्फ इंसानों को मारने आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कभी जानवरों को नहीं मारा, सिर्फ इंसानों को। नीना को हमेशा शक रहा कि शायद किसी ने इन्हें खास तौर पर इंसानों को मारने के लिए बनाया है, या शायद ये ईश्वर का दंड है। बातों बातों में केटी और नीना सो गईं, जबकि विल अपनी पत्नी की यादों में खोया रहा। उसे वो लम्हे याद आए जब पत्नी कहती थी कि प्रोफेसर नीना ही एक ऐसी इंसान है जो रीपर को मारने का तरीका जरूर खोज लेगी। अगली सुबह तीनों फिर मिशन पर निकल पड़े। जरूरी सामान लेने के लिए उन्हें नीचे शहर तक पहुंचना था। इस बार वे एक सुरंग से गुजर रहे थे। सुरंग का आधा हिस्सा 8000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां रीपर नहीं पहुंच सकते थे, पर बाकी हिस्सा नीचे था, खतरे के करीब। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। विल ने नीना को यह नहीं बताया कि भूमिगत जगह पर उसका कंपास काम नहीं करेगा। काफी दूर चलने के बाद उन्हें पता चला कि दूसरी ओर का निकास बंद है। अब उन्हें दूसरा रास्ता लेना था जो लंबा और थकाऊ था। पास में ही एक शॉर्टकट भी था जो संकरी सीढ़ियों से होकर जाता था। वो रास्ता चुना गया, मगर वर्षों से बंद होने के कारण वहां चमगादड़ों के झुंड थे। उन्होंने हमला किया, पर तीनों किसी तरह बच निकले। आखिरकार वे दूसरे टनल के मुहाने तक पहुंच गए। पर वहां आकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहीं पहले से एक रीपर मौजूद था। लगता था वे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी टोपियों की लाइट बंद कर दी ताकि रीपर उन्हें सूंघ ना सके, पर रीपर फिर भी उन्हें महसूस कर गया। भागने पर केटी ने दूरी पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। उसे पता था कि इससे रीपर नहीं मरेगा, पर उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। और कुछ बार ये चाल काम भी आई, फिर भी रीपर उनके पीछे था। विल मुड़कर उस पर गोली चलाता है, पर गोली का कोई असर नहीं होता। भागते भागते उन्हें सुरंग में एक छोटा सा छेद मिल जाता है, जिसमें तीनों छिप जाते हैं। रीपर अपनी ज्वलनशील पूंछ उनके मुंह के पास लाता है, जिससे सांसें रुक सी जाती हैं। विल ने वहां दया नहीं दिखाई। उसने माचिस का डब्बा दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे रीपर का ध्यान भटक गया। वे छेद से दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, पर रीपर बार बार माचिस को वापस रखकर उन्हें लोकने की कोशिश करता है। किस्मत से विल इस हमले से बच निकलता है। केटी सबसे आगे की। जल्दी में वो एक और सुरंग में घुस जाती है, जहां एक और रीपर मौजूद था। रीपर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने केटी पर हमला किया और उसे मार दिया। नीना पीछे से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती रही, पर असफल रही। आखिरकार नीना एक सीढ़ी देख पाती है और विल वहीं से निकल जाता है और केटी को वहीं छोड़कर चला आता है, जो उन पर सारी जिंदगी का भारी एहसास छोड़ता है। अब वे सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, 8000 फीट से ऊपर, जहां रीपर नहीं आते। पर नीना अब सुरक्षा को महत्व नहीं देती। उसकी प्राथमिकता मिशन है। वो अपने लैब की ओर बढ़ने का फैसला करती है। यहाँ कई खाली मकान थे, जिनमें अब कोई नहीं रहता था। विल और प्रोफेसर नीना एक जगह बैठते हैं। यहाँ खाना भी काफी था। नीना दोनों के लिए खाना बनाती है। बैठे बैठे विल हंटर को याद करता है। हंटर को ये साधारण खाना बहुत पसंद था। ऐसा साधारण सा खजाना उनके शहर में अब दुर्लभ हो गया था। नीना विल को बताती है कि कैसे अलग अलग रसायनों के मिश्रण से ऐसी गोली बनाई जा सकती है जो रीपर को मार सके। उसका अंदाजा था कि रीपर में कोई चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होगा और एक खास रसायन के जरिए उस चार्ज को नष्ट किया जा सकता है, जैसे कोई बम काम करे। नीना के प्रयोग से ऐसी गोली बन सकती थी जिसके लगने पर रीपर के मरने की 90% संभावना थी। विल पर यह बात यकीन करना मुश्किल था और उसे हैरानी थी कि विल की ही पत्नी ने नीना के थ्योरी पर भरोसा किया था। अगले दिन वे लोग लैब की ओर निकलते हैं। पहला ठिकाना अस्पताल था, जहां से विल को हंटर की दवाइयां और फिल्टर लेने थे। वो अपनी बंदूक के साथ आगे बढ़ा, जानते हुए कि रीपर से सामना हो सकता है। अभी तक नीना का कंपास कोई खतरे का संकेत नहीं दे रहा था। विल ने दवाइयां हासिल कर ली और जितना हो सके बैग में भर लिया। निकालते समय उन्हें पता चला कि अस्पताल में ही एक रीपर छिपा हुआ था। कंपास ने उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि कंपास टूट चुका था। रीपर ने दीवारें तोड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। उसने विल को अपने टेंटेकल से पकड़ भी लिया। नीना ने निपुणता से पास की आग के बक्से से कुर्बान कुल्हाड़ी निकाली और रीपर की पूंछ पर वार किया, जिससे रीपर ने विल को छोड़ दिया। बाहर निकलने से पहले नीना ने यहाँ रखे सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिए, जिससे धुंध फैल गई और रीपर की नजर धुंधली हो गई। फिर विल ने एक सिलेंडर पर गोली चलाई,
बड़ा धमाका हुआ और दबाव से रीपर इमारत से बाहर उड़ गया। वे नीचे पड़े रीपर को निष्प्राण सा देख पाते हैं, पर नहीं पता था वो मरा है या बेहोश। ज्यादातर लोग यहाँ और नहीं रह सकते थे, इसलिए विल नीना से लौटने को कहता है। नीना कहती है, नहीं, मुझे अपने लैब जाना है, मुझे उन पर मार करने वाली गोली बनानी है। विल मान जाता है और वे ट्रक पर बैठकर लैब की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे चले, नीचे दिखाया जाता है कि रीपर फिर से होश में आ चुका था। लैब पहुंचकर नीना काम में लग जाती है। वहां विल एक परिवार की तस्वीर देखता है, प्रोफेसर नीना के साथ उसका परिवार। विल हैरान होता है क्योंकि नीना ने कभी परिवार का जिक्र नहीं किया था। प्रश्न पूछते ही नीना रो पड़ती है और बताती है, जब रीपर पहली बार आए थे मैं लैब में थी। मेरे परिवार ने बार बार फोन किया पर मैंने लैब छोड़ी नहीं। मेरी वजह से मेरा परिवार मर गया और मैं जिंदा रह गई। तब मैंने ठान लिया मैं इन रीपर से बदला लूंगी। ये सुनकर विल भी भावुक हो जाता है। नीना का इरादा अब साफ था, बदला और समाधान ढूंढना। और देखो, मैं अपने परिवार का बदला जरूर लूंगी, नीना ने कहा। ये कहते ही उसने पीछे मुड़कर रीपर की स्कल पर गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब उसकी गोली अभी अधूरी थी। वो विल से कहती है, तुम अपने बेटे के पास जाओ, मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक सही हल नहीं मिल जाता। विल को भी अपने बेटे हंटर के लिए दवा की जरूरत थी, इसलिए वो नीना की बात मानकर निकल जाता है। इधर नीना नई गोली बनाने में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि एक रीपर उसके लैब में घुस आया है। रीपर की आवाज सुनते ही उसने आंखें बंद की और तभी उसे याद आया कि एक खास केमिकल कॉम्पोजिशन उसने कभी ट्राई ही नहीं किया था। वो तुरंत वही मिलाकर नई गोली तैयार करने लगती है। उधर विल अपने शहर की ओर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसे पास ही किसी दैत्य जैसी आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि यहां से निकलना जरूरी है। गाड़ी काम नहीं कर रही थी तो उसने शीशा तोड़कर बाहर निकल आया और ऊपर की ओर भागने लगा, लेकिन तभी रीपर बिल्कुल उसके पीछे आ गया। हमला करने ही वाला था कि तभी एक गोली की आवाज गूंजी और उसी पल रीपर जमीन पर गिर गया, मरा हुआ। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि नीना थी, जिसने अपने नए प्रयोग से बनी गोली से रीपर को मार दिया था। विल की जान बच गई और रीपर के मरते ही वहां जोरदार विस्फोट हुआ, क्योंकि रीपर के शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज फट गया था। इस बार नीना ने सच में वो कर दिखाया जो दुनिया को बचा सकता था। जब नीना और विल उस मरे हुए रीपर के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो कोई जानवर या जीव नहीं बल्कि एक रोबोटिक दानव था, इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया। ये समझते ही दोनों हैरान रह गए। विल उलझन में था कि आखिर इतने सारे रीपर्स भेजे किसने। नीना ने जवाब दिया, ये एलियंस के बनाए मशीन मॉन्स्टर्स हैं। उसने बताया कि ये 8000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी है और इतनी ऊंचाई पर उनका सिस्टम काम नहीं करता। इसके बाद नीना अपनी नई गोली से रास्ते में मिले सभी रीपर्स को मारते हुए वापस अपने कैंप पहुंचती है। आज वो बेहद खुश थी क्योंकि उसने एलियंस को हराने का तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने पायरेट फ्लैग रेस नाम की एक रस्म शुरू की, जिससे सभी सर्वाइवर्स को पता चल गया कि अब रीपर्स को मारने का हथियार मिल चुका है। सभी लोग नीना के फॉर्मूले से गोलियां बनाते हैं और एक गोली पर केटी का नाम लिखते हैं, क्योंकि उसी की वजह से नीना को लैब जाने की हिम्मत मिली थी। गोलियां तैयार होने के बाद इंसान और रीपर्स के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सर्वाइवर्स पूरी ताकत से लड़ते हैं और अपनी जमीन वापस हासिल करने लगते हैं। उधर नीना अब भी एक रीपर के शरीर की जांच कर रही थी। वो आसमान की ओर टेलीस्कोप से देखती है, जहां से 3 विशाल एलियन स्पेसशिप्स नीचे उतर रहे थे। इसका मतलब था कि एलियंस को पता चल चुका है कि उनके भेजे रीपर्स मारे जा चुके हैं और अब वे पूरी तरह की युद्ध की तैयारी में हैं। यहीं पर कहानी रहस्यमय मोड़ पर खत्म होती है। आगे क्या होगा, ये एक अनुत्तरित सवाल बनकर रह जाता है।